ये हमने इस रूपवादी या संरचनावादी जो व्याख्या थी अरस्तु की, हमने इस पे बातचीत कर ली थी आपसे, है ना? यस सर। हाँ, अब हमें जो है, और मैंने आपको आर.एस. क्रेन और जो ये हार्वे डी गोल्डस्टीन थे, इनके बारे में भी हमने बता दिया था आपको कि किस बात का अनुकरण किया जाता है, किस बात का नहीं किया जाता है, ठीक है ना? तो मुझे याद है कि मैंने ये कहा था कि जो ये नव्य अरस्तुवादी भी इनको कहते हैं, जो संरचनावादी जो व्याख्याकार हैं अनुकरण के, उनको अरस्तुवादी आलोचक भी कहा जाता है, और ये नव्य अरस्तुवादी आलोचक कहा जाता है, ठीक है ना? क्योंकि ऐसा मानते हैं कि काव्य की स्वायत्तता का सिद्धांत या कह लीजिए या उसकी स्वीकृति सर्वप्रथम अरस्तु की चिंतन में दिखाई देती है, ठीक है? उसके बाद भी बहुत सारे पड़ाव आते हैं जहां पे अरस्तु के चिंतन को और व्याख्यायित किया जाता है, विश्लेषित किया जाता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं संरचनावादी जो विचारक हैं, उन्होंने उसकी व्याख्या और विश्लेषण करके अरस्तु के जो अनुकरण की बात उन्होंने कही थी उसको संरचना पे लेके आते हैं और प्रकृति की संरचना पे बातचीत करते हैं और कहते हैं जिस प्रकार की प्रकृति की एक आंतरिक संरचना होती है, वस्त्र रूप जो दिख रहा है वह बाह्य रूप है, वैसे ही काव्य प्रकृति का जो बाह्य रूप है वो हम सबको दिखता है कि उसके अपने भीतर एक आंतरिक संरचना होती है, ठीक है? इन्होंने कहा कि संरचनावादी लोगों ने कि जो अनुकरण है वह क्या है कि प्रकृति में जो अंतर्निहित जो नियम है, नियमों का काव्य में भी जो नियम है उसका अनुकरण किया जाता है, न कि बाह्य रूप का अनुकरण किया जाता है, ठीक है? अब हमने आपको अनुकरण के बारे में बहुत कुछ बातें बता दी हैं। अब हम यहाँ पे आपको कुछ जो मुख्य बिंदु हैं जो हमारे इस अनुकरण सिद्धांत को पढ़ते हुए हमें जानकारी मिली है, उसके विषय में आप एक बार देख लेते हैं। एक बार एक तरह से रिवीजन हो जाएगा और हमारे हम लोग के पॉइंट के रूप में भी इसकी जानकारी रहेगी। यानी कि प्लेटो ने काव्य शास्त्र को दर्शन शास्त्र व राजनीति शास्त्र के साथ जोड़कर वर्णित किया है, जबकि अरस्तु ने काव्य शास्त्र की स्वतंत्र रूप में समीक्षा की है। आप इस बात को समझ रहे हैं? उन्होंने कहा था कि यह जो विचार है वह किसके दिमाग में है? ईश्वर के दिमाग में, और यही दर्शन का विषय है ना, फिलोसॉफी का, ठीक है? तो उन्होंने जो काव्य को रचना को माना था यह अनुकरण है, तो यह क्या वक्त सत्य से तिगुने दूर है। तो जो उन्होंने कहा कि तत्व ही सत्य है, यानी कि जो मस्तिष्क में ईश्वर के जो विचार है वही सत्य है, तो ये दर्शन का विषय हो गया, है ना? और निश्चित रूप से आप सब जानते हैं कि उपयोगिता का जब उन्होंने सिद्धांत पूछा और कहा कि काव्य या कवि क्या उपयोगिता है एक आदर्श राज्य में, यह राजनीति शास्त्र का विषय हो गया। राजनीति कहता है कि राज्य में ऐसे लोगों की जरूरत है जो राज्य के लिए उपयोगी हो, ठीक है, और उसकी सुरक्षा करने में सक्षम हो। लेकिन अरस्तु प्लेटो का यह था कि ये जो कलाकार हैं या रचनाकार हैं या चित्रकार हैं या संगीतकार हैं, इनकी राज्य में कोई जरूरत नहीं है। और इतना ही नहीं, उन्होंने आक्षेप लगाया ये हमारी दूषित मनोवृत्तियों को बाहर लेकर के आती है, और इससे क्या होता है कि युवकों में निराशा और हताशा और दुख बढ़ता है। तो ये उन्होंने जो है कि राजनीति शास्त्र दर्शन से जोड़ करके देखा था। और अरस्तु ने कहा कि काव्य का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है। आप इन बातों को उसमें देख सकते हैं। अगर आप नहीं भी देखना चाहते हैं तो आपको काव्य के जो अपने आंतरिक नियम है और नियमों से जो वह जुड़ करके बना हुआ है, आप उसकी स्वतंत्र समीक्षा भी कर सकते हैं। और यही बात को लेकर के संरचनावादी लोग आते हैं और कहते हैं कि काव्य मात्र रचनाकार या किसी राजनीतिक उद्देश्य या किसी दार्शनिक उद्देश्य के अलावा, इससे आप देखिए कोई बात नहीं, इसके अलावा भी उसकी स्वतंत्र रूप, उसकी जो अपनी सत्ता है ना, स्वतंत्र जो उसकी सत्ता है, उस रूप में भी हमें देखना चाहिए और समझना चाहिए, ठीक है? ये आपको पहला पॉइंट समझ में आया? पहला पॉइंट आप लोगों को समझ में आया क्या? सर
किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, मैं फिर इस पॉइंट से फिर आगे बढ़ूंगा। क्लियर है सबको? ओके। दूसरा है कि इनके अनुसार कविता जगत की अनुकृति है, ठीक है, वह अनुकरण से की मूल प्रवृत्ति का, ठीक है ना। कह रहे हैं यहाँ पे जो है कविता जो है ना, वो क्या है, जगत की अनुकृति है, मतलब ये नहीं कि हूबहू नकल है। कह रहे हैं कि जो अनुकरण होता है वह मनुष्य की जो आंतरिक मूल प्रकृति होती है ना, और जो दिखाई नहीं देती, वो हमारे व्यवहार से व्यवहारित होती है। कह रहे हैं और उसमें परिवर्तन भी होता रहता है। जो बाह्य प्रकृति हमें दिख रही है, हम क्या करते हैं कि अपने मन की प्रकृति के अनुकूल, अपने मनोभावों के अनुकूल उसमें परिवर्तन करते रहते हैं, और यही परिवर्तन जो है कि हमें सृष्टा के कद के समान खड़ा करता है। और यही कारण है कि अरस्तु ने कवि या रचनाकार या चित्रकार को सृष्टा भी कहा है, मतलब कि सृजन करने वाला भी कहा है, ठीक है। कह रहे हैं कि तीसरा जो पॉइंट है आप वो देखिए, कह रहे हैं कि अनुकरण की प्रक्रिया आनंददायक होती है ना। हम अनुकृत वस्तु में मूल का सादृश्य देख करके आनंद प्राप्त करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आपको रामचरितमानस की कथा पता है, ठीक है ना, लेकिन यदि मान लीजिए कि वह नाटक या वह लीला अगर मंच पे प्रस्तुत की जाती है, तो राम का जो चरित्र है, जो लक्ष्मण का चरित्र है, जो सीता का चरित्र है, या जो रावण का चरित्र है, आप उसका देखते हैं कि वो अनुकरण मान लो किया गया, ठीक है ना। लेकिन उसमें समय समय पर उसमें परिवर्तन भी किया जाता है। लेकिन हम मान लिए कि किसी नाटक का मंचन किसी मंच पे किया जा रहा है, उससे पहले भी बहुत लोगों ने उसका मंचन किया। आप लोगों ने अपने कॉलेज के द्वारा होने वाले दिवसीय फेस्टिवल में आप लोग नाटक देखते हैं, कई बार आप लोगों ने देखा भी होगा। तो आप लोगों को देख करके आनंद आता है कि नहीं आता है? आनंद आता है आप लोगों को? तो कह रहे हैं कि अनुकरण की प्रक्रिया आनंददायक होती है ना, अगर उसका ठीक ठीक से अनुकरण किया जाए। तो कह रहे हैं यह हमारे दूषित मनोवेगों में वृद्धि नहीं करता है, बल्कि हमारे आगे हम त्रासदी और विवेचन को पढ़ेंगे तो उसमें और विशद रूप में पढ़ेंगे। ये हमारे जो मन के विकार हैं, उन विकारों को क्या करते हैं कि बाहर निकाल देते हैं, ठीक है ना। उसका उद्रेक करके उसको बढ़ा करके बाहर निकाल देते हैं। तो कह रहे हैं कि अगर ठीक ठीक अनुकरण अगर किया जा रहा है, अगर ठीक प्रकार से आप किसी पात्र को या किसी चरित्र को स्टेज पे या पर्दे पे प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उसको देख करके हमें क्या होता है, आनंद आता है ना, आनंद की अनुभूति होती है। कह रहे हैं तो अनुकरण के द्वारा भयोत्पादक वस्तुओं को भी इस रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है कि वह आनंददायक। भयोत्पादक आप लोग जानते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई हमें डरावनी अगर कोई वस्तु है, कोई मान लीजिए डरावना कोई विचार है, तो उसको इस रूप में प्रस्तुत किया जाता है कि नाटक या मंच पे, ठीक है, नाटक के संबंध में ये बातचीत कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि अगर ऐसा किसी जो है कि रात के दृश्य का अनुकरण किया जा रहा है, तो आपको उस दृश्य को देख करके आपको भय नहीं लगता है, बल्कि आपके अंदर जो भय है उसको निकाला जाता है ना। कई बार ये इस्तेमाल किया जाता है कि आप जिन चीजों से डरते हैं वो जो है कि आपके सामने उन वस्तुओं को, उस प्रकार के दृश्यों को ला करके खड़ा कर दिया जाता है, जिससे कि आपके मन का जो वहम है, जो आपके मन में डर है, ठीक है, वह निकल जाए। कह रहे हैं अनुकरण के द्वारा भयोत्पादक वस्तुओं को भी इस रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है कि वह आनंददायक हो। तो कह रहे हैं कि अनुकरण जो है, कई बार जो वस्तुएं हैं, जो विचार है या कोई दृश्य है या कोई स्थिति है, उसको इस रूप में भी हमारे सामने रखता है कि जिससे हमें वास्तविक जीवन में भय लगता है, दुख होता है। तो उससे क्या होता है कि हमें छुटकारा मिल जाता है, वह हमें दूर हो जाता है। कह रहे हैं कि इस रूप में हमें उस भयावह या भय को या दुख को देने वाली उस वस्तु के बारे में जब हम कलात्मक रूप में उसकी प्रस्तुति देखते हैं, कई बार क्या होता है कि हम वास्तविक जीवन में भी उन चीजों से डरते हैं और हमारे मन का भय निकल जाता है और हम उससे डरने या दुखी नहीं होते। अगला है कि काव्य कला सर्वोत्तम अनुकरणात्मक कला है।
तथा अन्य सभी ललित कलाओं और उपयोगी कलाओं से अधिक महत्वपूर्ण है। कह रहे कि नाटक काव्य कला का सर्वाधिक उत्कृष्ट रूप। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो साहित्य है उसमें जो अनुकरण होता है, उसमें जो प्रकृति का अनुकरण हो, चाहे किसी वस्तु का अनुकरण हो और या फिर मान लीजिए किसी स्थिति का हो, किसी विचार का अगर मान लीजिए कि अनुकरणात्मक प्रस्तुति वहां पे वर्णित करें संगीत से लेकर के और अन्य कलाओं तक भी, या चित्रकला में या स्थापत्य कला में, कह रहे हैं कि ये जो काव्य कला है ना वो सर्वोत्तम है, क्योंकि काव्य कला में इस बात की अधिक गुंजाइश होती है कि उसमें परिवर्तन किया जा सके। परिवर्तन किस बात का? एक तो जो 3 पॉइंट आप लोगों को बताया गया है अनुकरण के सिद्धांत में, जैसी वो वस्तु है या हो सकती है। दूसरा जो आपको बताया गया जैसी वो हमें प्रतीत होती है ना, या जैसी वो होनी चाहिए। तीनों स्थितियां हैं, इन तीनों स्थितियों का पालन काव्य कला में किया जा सकता है। हो सकता है अन्य कलाओं में उतरे मुखर रूप में या सहज रूप में उसकी उपस्थिति न हो सके, सहज रूप में उसकी अभिव्यक्ति न हो सके, लेकिन कह रहे हैं कि अन्य जो ललित कलाएं हैं, मैंने आपको अन्य ललित कलाएं बताया आपको, चाहे वो चित्रकला हो, चाहे वो नृत्य कला हो, चाहे वह शिल्प कला हो, चाहे वो मूर्ति कला हो, उन सब से भी ये सर्वोत्तम है, उत्कृष्ट है। और कह रहे हैं कि इसीलिए महत्वपूर्ण है। और कह रहे हैं कि इन काव्य कलाओं में भी नाटक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि नाटक में इस प्रकार से किसी चरित्र का, किसी पौराणिक चरित्र का, किसी ईश्वरीय चरित्र का, किसी ऐतिहासिक चरित्र का, है ना, या अपने समाज के किसी चरित्र का इस प्रकार से बहुत ही उत्कृष्ट रूप में, या कह सकते हैं कि ऐसे रूप में प्रस्तुत करता है जो कलाकार है कि वह भेद मिट जाता है, या वही व्यक्ति है, वह वही ऐतिहासिक पात्र है, या कोई व्यक्ति जो है किसका अभिनय कर रहा है, तो करेंगे ऐसी स्थिति होती है ना, और इस प्रकार से अगर अभिनय प्रस्तुत किया जाता है तो कह रहे हैं कि यह सबसे उत्कृष्ट और मजबूत स्थिति होती है। ठीक है ना। और कह रहे हैं कि ललित कलाओं में काव्य कला सर्वोत्तम है, और कह रहे हैं कि काव्य कला में नाटक सर्वोत्तम है। आपको ध्यान रखिएगा, नाटक को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, और नाटक को काव्य कला में भी वो कहते हैं कि काव्य में जैसी कहानी है, आपके सामने उपन्यास है, महाकाव्य है, खंड काव्य है, ठीक है, कविता है, इसमें नाटक जो है कि सबसे महत्वपूर्ण है। काव्य प्रकृति का अनुकरण है, इस बात को आपको बहुत ध्यान में रखिएगा, अपने दिमाग में हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि यह जो है जो प्रकृति की अनुकृति है या वही प्रकृति का अनुकरण है। तो प्रकृति क्या है और अनुकरण क्या है ना, और अनुकृति क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने बहुत विशद रूप में बातचीत की है आपसे। अगला है कि अरस्तु ने काव्य को संगीत कला के समतुल्य माना है। ठीक है ना। आप जानते हैं कि संगीत कितना प्रभावकारी होता है, जब लय, सुर और ताल में बद्ध होता है तो हमारे मन को अपने वश में करने की क्षमता रखता है। कह रहे हैं कि उसी प्रकार से यह काव्य है। अगर आप जो है कि गहन रूप में या आप मनोयोग से अगर काव्य का अध्ययन करते हैं तो काव्य क्या करता है, जिस प्रकार से संगीत कला आपको आत्ममुग्ध कर लेती है या मंत्रमुग्ध कर लेती है, उसी प्रकार से यह काव्य भी जो है आपको मंत्रमुग्ध कर लेता है, आपको एक दूसरी दुनिया में लेकर के जाता है, और आपको यह भी संभावना देता है आप अपनी परिस्थिति और अपनी सोच और अपनी समझ और अपनी सांस्कृतिक स्थिति, अपनी राजनीतिक स्थिति की वजह से आपकी जो स्थिति है उसके अनुसार आप व्याख्या, विश्लेषण, इस समझ को बना सकते हैं। वो यह नहीं कहता है कि जो मैं कह रहा हूँ बस तुम भी वही कहो। वो कहता है हम जो कह रहे हैं और आपको जो प्रतीत हो रहा है इसमें आप सामंजस्य बैठाइए, और जो आपकी प्रतीति है उसको आप मुख्य रूप में व्यक्त करिए। ठीक है ना। इसका मतलब ये था। और ये 8वां जो पॉइंट है आपके सामने कि कवि अपनी रचना में दृश्य जगत की वस्तुओं को जैसी वे हैं वैसे ही प्रस्तुत नहीं करता है, अर्थात या तो वह उन्हें बेहतर रूप में प्रस्तुत करता है या हीनतर रूप में प्रस्तुत करता है, दोनों की संभावना है। ये जो कहा था आप लोगों को याद होगा प्लेटो ने कि हूबहू नकल है, यहाँ पे कह रहे हैं कि नहीं, वो जो मैं आपको 3 पॉइंट जो बताया था अनुकरण सिद्धांत में, कह रहे हैं कि कभी अपनी रचना में दृश्य जगत की वस्तुओं को जैसी वे हैं वैसे ही प्रस्तुत नहीं करता है, अर्थात या तो वह उन्हें बेहतर रूप में प्रस्तुत करता है या हीनतर रूप में प्रस्तुत करता है। कह रहे हैं इसमें ये रचनाकार के पास अपने विवेक के अनुसार और अपने प्रकृति के अनुसार
उसमें परिवर्तन करने की गुंजाइश होती है और वह करता भी है। वह हूबहू नकल को प्रस्तुत आपके सामने नहीं करता है और आपको भी हूबहू नकल को प्रस्तुत करने की जरूरत अपने परीक्षा के उत्तर पुस्तिका में नहीं होती। आपसे उम्मीद की जाती है तो अब आपने ये जो चीज पढ़ लिया है, समझ लिया है, अब आप अपने समझ के अनुसार अपने समय की स्थिति परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अब उसकी व्याख्या और विश्लेषण करिए। तब वह नयापन होता है, तब कुछ नया होता है। या तो आप बेहतर रूप में उसको प्रस्तुत करेंगे या तो बेहतर रूप में प्रस्तुत करेंगे, दोनों संभावनाएं हैं। लेकिन आप नकल ही करेंगे तो ये संभावना मर जाएगी कि आप कुछ बेहतर करेंगे। बेहतर करेंगे तो बेहतरी की उम्मीद बनी रहेगी। ठीक है, इसलिए हमें हमेशा कुछ न कुछ परिवर्तन करने के विषय में, परिवर्तन करने के बारे में हमें सोचते रहना चाहिए और परिवर्तन करना चाहिए। यही जरूरी है अपने आप को नवीकरण करने के लिए। अगला है कि इनके अनुसार अनुकरण केवल आकृति और स्वर का ही नहीं किया जाता, अभी तो आंतरिक भावों का, और आप जानते हैं कितनी सूक्ष्म आत्मिक प्रवृत्तियों का भी अनुकरण किया जाए। यहाँ पे आप लोग को बहुत क्लियर रूप में समझ लेना चाहिए। जो बाह्य आपका रूप रंग है उसको तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि नाटक में आपके बाह्य रूप रंग को तो उस रूप में बनाया ही जाता है, प्लस आपके द्वारा कहे गए या आपके द्वारा लिखे गए विचार अगर संरक्षित किए गए हैं कहीं, तो वह जो नाटक को करने वाला जो पात्र है, जो अभिनय करता है, वह क्या करता है कि आपके मनोभावों को भी अभिनय करने की कोशिश करता है अपने अभिनय के द्वारा मंच में। इसीलिए कह रहे हैं कि काव्य में या कला में आपके बाह्य रूप का ही अनुकरण नहीं होता, बल्कि आपके आंतरिक भाव और प्रवृत्तियों का भी अनुकरण करने का प्रयास किया जाता है। ये आप लोगों को भी हमने बार बार बताया है। इसके आगे है कि अरस्तु ने चित्रकार अथवा किसी अन्य कलाकार की तरह कवि को भी अनुकर्ता माना है ना। अंतर इतना है कि चित्रकार रूप और रंग के माध्यम से अनुकरण करता है, जबकि कवि भाषा और लय और सामंजस्य से। मैंने आपसे कहा था कि अन्य कलाओं के अपने अपने अभिव्यक्ति के अपने अपने टूल्स होते हैं, अपने अपने औजार होते हैं। तो यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप में कहा जा रहा है कि वह करता है, दोबारा से उसको रचता है, उसको कुछ जोड़ता है, जैसे उसको प्रतीति होती है उस रूप में उसको अभिव्यक्त करता है। कह रहे अरस्तु ने चित्रकार अथवा अन्य कलाकार की तरह कवियों को भी अनुकर्ता माना है, वो पुनर्सृजन करने वाला है, वो बहु नकल करने वाला नहीं है। कह रहे हैं कि बस अंतर इतना है कि चित्रकार रूप और रंग के माध्यम से अनुकरण करता है, कह रहे कि जबकि कवि भाषा, आप जानते हैं कि जो कवि है या जो उपन्यासकार है या जो कथाकार है या चाहे वह कविता लिखता है, चाहे कहानी लिखा जा रहा हो, तो सबके अपने अपने टूल्स होते हैं। अगर आप कविता लिख रहे हैं तो उसमें लय होगा, तुक होगा, है ना, छंद होंगे, भाषा भी उस रूप में आप लिख रहे हैं, कोमल भाषा होगी। गद्य लिख रहे हैं तो उसके अपने जो एक सेटअप होंगे ना, गद्य लिख रहे हैं तो उसमें पात्र होगा, चरित्र होगा, ठीक है, स्थान होगा, परिस्थितियां होंगी, कथानक होगा, एक कथा होगी। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ये सारे के सारे जो है कि अपने आंतरिक नियम होते हैं और इन आंतरिक नियमों के माध्यम से रचना की जाती है और उसमें अनुकरण नहीं किया जाता है। इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। हमारे एक पॉइंट थे, हमने जो आपको इसमें बता दिया है। ठीक है, अब आप लोगों की कोई क्वेरी हो, कोई दिक्कत हो तो आप लोग मेरे से पूछिए।